Hello students. So now we will do the example based on the enthalpy of reaction, enthalpy of formation and the relation. As we know, the enthalpy of reaction is equal to the summation of enthalpy of formation of product minus the total sum of enthalpy of formation of reactants. So here we have to find the enthalpy of formation of methane and we are given C plus O2 form CO2. तो इस रिएक्शन की एंथैल्पी है -393.5 किलो जूल्स पर मोल एंड H2 प्लस हाफ O2 फॉर्म्स H2O। तो इस रिएक्शन में एंथैल्पी है -285.8 किलो जूल्स पर मोल एंड CH4 प्लस 2O2 फॉर्म CO2 प्लस 2H2O। तो इस रिएक्शन की एंथैल्पी है -890.3 किलो जूल्स पर मोल। सो नाउ इफ़ वी हैव टू फाइंड आउट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4, तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है -890.3 किलो जूल्स पर मोल तो वो होगी इक्वल टू द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स मीन्स एंथैल्पी of formation of CO2 plus enthalpy of formation of H2O और H2O के 2 मोल्स हैं तो इट विल बी मल्टीप्लाइड बाई 2। तो ये है हमारा वो पार्ट जो है डेल्टा आर एच इज इक्वल टू दी समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। अब इसमें से हमें माइनस करना होता है द समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो इसमें से हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे जो वो होगा माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स में है हमारे पास CH4 और O2। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक मोल है CH4 का प्लस 2 मोल हैं ऑक्सीजन के, तो 2 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो इसमें डेल्टा आर एच नोट की वैल्यू है -890.3 और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 और H2O ये हम जो फर्स्ट रिएक्शन में देखेंगे तो वो है CO2 की फॉर्मेशन फ्रॉम एलिमेंट्स और सेकंड में H2O की फॉर्मेशन फ्रॉम एलिमेंट्स। तो वो CO2 और H2O की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है और एलिमेंट्स यानी कि ऑक्सीजन की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती है 0। तो उससे हम फिर CH4 की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को फाइंड आउट कर लेंगे। इट मीन्स -890.3 इज इक्वल टू CO2 की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है इस रिएक्शन में विच इज़ -393.5 प्लस H2O की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है ये, बिकॉज इसमें H2O की फॉर्मेशन हो रही है एलिमेंट से, ये हमें खुद फाइंड आउट करना है। तो 2 इंटू -285 ये जो वैल्यू है 0.8 और इसमें से हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स यानी कि CH4 और प्लस में 2 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ये होती है 0। और यहाँ से हम EF ऑफ CH4 फाइंड आउट करेंगे तो वो -74.8 आ जाएगी। इसके अलावा इसमें अल्टरनेटिवली एक और मेथड है और वो ये है कि हम यहाँ पर रिएक्शंस को सिंपली ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं मैथमेटिकली। और उसके लिए एक लॉ है जिसको हम बोलते हैं हेस लॉ, और हेस लॉ ये बोलता है कि अगर 2 या 3 रिएक्शंस को ऐड सब्सट्रैक्ट करके कोई एक रिएक्शन निकले
तो वो उस फाइनल रिएक्शन की एंथैल्पी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 विद 2। इक्वेशन 2 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो इसमें H2 हो जाएंगे 2 और O2 हो जाएगा 1 और H2 हो जाएंगे 2 और इस रिएक्शन में 2 H2O हैं। एंड एडिंग टू इक्वेशन 1, फिर हम इसको इक्वेशन 1 में ऐड कर देंगे इस इक्वेशन को, और जब हमने मल्टीप्लाई किया तो एंथैल्पी जो है वो भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम इसमें। इसको इक्वेशन फर्स्ट में ऐड करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो होगी लेफ़्ट साइड में C प्लस में 2H2 एंड माइनस CH4। दोनों इक्वेशंस को ऐड करके और उसमें से फर्स्ट इक्वेशन को सबसेट करेंगे तो CH4 हो जाएगा माइनस एंड C प्लस 2H2 फॉर्म CH4 और बाकी चीज़ें हो जाएंगी कैंसिल आउट। मीन्स जब हमने फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन को ऐड किया तो O2 और 1 O2 हो गए 2 O2 और उसमें से इस इक्वेशन को सबस्ट्रैक्ट किया तो ये O2 हो गए कैंसिल। इसी तरह से जब हमने कार्बन और हाइड्रोजन को यहाँ से ऐड किया और फर्स्ट इक्वेशन को सबस्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे थे 2H2O, तो ये 2H2O से 2H2 कैंसिल हो गए और CO2 से CO2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा C प्लस में 2H2 फॉर्म्स माइनस CH4। और जब हमने दोनों इक्वेशंस में यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा और ये इक्वेशन में ऐड की तो एंथैल्पी भी ऐड होगी, तो -393.5 में 2 इंटू -285.5 ऐड करेंगे। और जब हमने इस थर्ड इक्वेशन को फर्स्ट में से सबस्ट्रैक्ट किया तो -890.3 को हम इस टोटल में से सबस्ट्रैक्ट करेंगे और आंसर आएगा -74.8। और हमारी जो इक्वेशन हमारे पास बची है C प्लस 2H2 फॉर्म CH4, तो इसमें CH4 की फॉर्मेशन हो रही है फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स से जब किसी सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है तो वही होती है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो इस रिएक्शन की एंथैल्पी ही है हमारी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। सो वी हैव टू ऐड, सब्सट्रैक्ट और मल्टीप्लाई, या फिर हमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अगर है तो डायरेक्टली उसको इक्वेशन में पुट करके फार्मूले से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। विच एवर मेथड इज़ कन्वीनियंट वी हैव टू यूज़। So same way there are other types of enthalpies also, like enthalpy of neutralization, and this is the amount of heat evolved when 1 gram equivalent of acid neutralized by a base। 1 ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब होता है 1 मोल H पॉजिटिव और 1 ग्राम इक्विवेलेंट बेस का मतलब होता है 1 मोल ऑफ OH नेगेटिव, और वो जब कंबाइन करते हैं तो उससे फॉर्मेशन होती है H2O की। और इस रिएक्शन में जो हीट रिलीज़ होती है वो सभी एसिड बेस के लिए, अगर वो दोनों ही स्ट्रॉन्ग हैं तो फिक्स है -57.1 किलो जूल्स पर मोल। और वो रिएक्शन जहाँ पे एसिड या बेस में से कोई भी एक वीक है या दोनों वीक हैं तो इसकी वैल्यू -57.1 से कम आएगी, बिकॉज उसमें H और OH आयंस का नंबर कम होता है देन एक्चुअल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड एंड बेस। और किसी भी एसिड के 1 ग्राम इक्विवेलेंट में 1 मोल H पॉजिटिव होते हैं और बेस के 1 ग्राम इक्विवेलेंट में 1 मोल OH नेगेटिव होते हैं, अगर वो स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस और कम्प्लीटली हाइड्रोलाइज होता है तो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 1 मोल HCl 1 मोल NaOH रिएक्शन करते हैं तो हीट रिलीज़ होगी -57.1, बिकॉज दोनों ही स्ट्रॉन्ग हैं और इनमें से 1 मोल H और 1 मोल OH रिलीज़ होंगे। Then comes enthalpy of solution। इसको डेल्टा सोल H लिखते हैं, जैसे न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी को डेल्टा न्यू H लिखा जाता है NEU, तो इसको लिखते हैं डेल्टा सोल H।
जब किसी सब्सटेंस का सॉल्यूशन बनाया जाता है तो उसमें हीट इवोल्व होती है या एब्जॉर्ब होती है। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट इवोल्व और एब्जॉर्ब व्हेन 1 mole of a substance और salt is dissolved in the largest amount of solvent, ताकि उसमें और ज़्यादा हीट इवोल्व एब्जॉर्ब ना हो। फॉर एग्जांपल KCl को अगर हमने H2 में डिज़ोल्व किया और KCl का सॉल्यूशन बनता है एक्वस, तो इसमें हीट एब्जॉर्ब होती है +18.6। CuSO4 को अगर हमने H2 में मिलाया, CuSO4 एक्वस की फॉर्मेशन हुई, तो इसमें हीट रिलीज होती है -66.5। तो ये है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ KCl और ये है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ CuSO4। देन नेक्स्ट कम्स द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। इसको लिखते हैं ΔAH। जब किसी सब्सटेंस के सारे बॉन्ड्स की ब्रेकिंग हो जाए और वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स में कन्वर्ट हो जाए, द अमाउंट ऑफ इट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 mole ऑफ ए कंपाउंड और एलिमेंट इनटू इट्स एटम्स। फॉर एग्जांपल CH4 से अगर C और 4H सेपरेट हो जाएं तो उसमें हीट रिक्वायर्ड है 1665 किलो जूल्स पर मोल। तो इसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ CH4। या फिर हमारे पास है O2 और इससे फॉर्मेशन होती है 2O, तो इसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ O2। देयर कैन बी एलिमेंट और कंपाउंड। नेक्स्ट इज द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। हाइड्रेशन एंथैल्पी हम बोलते हैं उसको जब कुछ सब्सटेंस जो अनहाइड्रस फॉर्म में हैं और वो वाटर से कंबाइन करके अपनी हाइड्रस फॉर्म में आ जाएं, जैसे CuSO4.5H2O। ये सॉल्यूशन नहीं है, दिस इज जस्ट हाइड्रेशन, तो उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। और CuSO4 अगर H2O में डिज़ोल्व हो जाता है और CuSO4 का एक्वा सॉल्यूशन बनाता है तो वो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन होती है। देन कम्स द बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और ये है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 mole ऑफ ए particular bond is formed और the amount of energy required to break 1 mole of a bond। किसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगती है या किसी बॉन्ड के जुड़ने से जो एनर्जी रिलीज़ होती है तो उसको बॉन्ड एंथैल्पी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल बॉन्ड एंथैल्पी HH, अगर दो हाइड्रोजन एटम्स एक दूसरे से जुड़े और वो बनाए H2, तो इस एक बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी लगती है 436 और अगर ये बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज़ होगी, उसको लिखेंगे -436। तो बॉन्ड बनने से एनर्जी रिलीज़ होती है और बॉन्ड टूटने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो HCl में H और Cl का बॉन्ड तोड़ेंगे तो इसके लिए है 431, कार्बन कार्बन बॉन्ड के लिए 347, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लिए 619, कार्बन क्लोरीन के लिए 626, कार्बन हाइड्रोजन के लिए 416। और अगर मॉलिक्यूल डाई एटॉमिक है तो उसकी बॉन्ड एनर्जी और एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इक्वल है। जैसे अगर हम H2 की बात करें तो H2 से फॉर्मेशन होती है 2H की, तो यही है इसकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन और इसी को बोलेंगे इसकी बॉन्ड एनर्जी। एंड लाइक केमिकल रिएक्शंस देयर इज़ द एंथैल्पी ऑफ फेज चेंज। मीन्स जब केमिकल रिएक्शन नहीं होती बट सिर्फ फेज चेंज होता है। फॉर एग्जांपल H2O सॉलिड है आइस में और उससे बनता है H2O लिक्विड, और ये प्रोसेस होती है 0 डिग्री सेल्सियस पे। 0 डिग्री सेल्सियस पे H2O आइस है और 0 पे ही वो H2O लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो इसको हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न, डेल्टा फ्यूज़न H। द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड व्हेन 1 mole ऑफ ए सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो इसको हम लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग भी बोलते हैं अगर इसको 1 किलोग्राम के लिए जब लिया जाता है, और अगर 1 mole के लिए चेक करते हैं तो इसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न। सेकेंड इज़ एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। तो ये है द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड व्हेन 1 mole लिक्विड चेंजेस टू वेपर्स एट बॉइलिंग पॉइंट।
फॉर एग्जांपल H2O लिक्विड स्टेट में 100 डिग्री सेल्सियस पे है और 100 डिग्री सेल्सियस पे ही गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसमें जो हीट रिक्वायर्ड है तो उस हीट की जो वैल्यू है वो है +40.7 किलो जूल्स पर मोल। और अगर 1 मोल की बजाय 1 किलोग्राम के लिए देखते हैं तो यही होती है द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जो कि 10th क्लास में बताई जाती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो उसी को अगर 1 मोल के लिए हम देख लें तो वो एंथैल्पी उसको बोला जाता है। और इसी तरह से होती है हमारे पास एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड व्हेन 1 मोल सॉलिड चेंजेस डायरेक्टली टू वेपर्स। मीन्स अगर आयोडीन कोई जैसे सॉलिड है और वो अगर गैस में या वेपर्स में कन्वर्ट होता है विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट, तो उसके लिए जिस हीट की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी गिवन टेम्परेचर पे, तो वो होती है उस टेम्परेचर की एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। एंड एक्चुअली द एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न प्लस एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, बिकॉज इसमें फ्यूज़न और वेपराइजेशन दोनों ही चीज़ें एक साथ हो जाती हैं।